किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं, एक्शन विवेक शर्मा जी की कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सम्राट टीवी नेटवर्क और आज हमारे साथ हैं भरतपुर जिले के बैर विधानसभा क्षेत्र के गांव लखनपुर के एक्शन विवेक शर्मा जी, जो आज हम तमाम बातों को लेकर चर्चा करना चाहेंगे कि जीवन का संघर्ष कैसा रहा, कैसा अनुभव रहा, जो आपने संघर्ष किए और इस एक्शन पोस्ट पर आप पहुंचे हैं जो विद्युत विभाग में आती है एक्शन पोस्ट। साथियों, आपको पता है कि विवेक शर्मा जी बयाना तहसील में एएन पोस्ट पर कार्यरत थे, मगर अभी भरतपुर जिले के डीग में कार्यरत हैं एक्शन पोस्ट पर। आज हम तमाम बातों को लेकर चर्चा करना चाहेंगे। आपको पता है कि बयाना तहसील में भी बहुत अच्छा सराहनीय कार्यकाल रहा था और हम जीवन से और अब तक का ये सफर के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। आइए हम आपको सीधे ही मिलवाते हैं एक्शन विवेक शर्मा जी से। सर, हम सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जो सम्राट टीवी नेटवर्क के लिए आपने अपना कीमती समय दिया। और लोगों का एक सवाल था कि एक्शन विवेक शर्मा जी का जो जीवन का संघर्ष कैसा रहा, तो हम आप तक पहुंचे हैं। तो सर, हम आपसे सबसे पहले पूछना चाहेंगे आपका जीवन परिचय। हाँ, मेरा नाम विवेक शर्मा है जी और मैं अभी एएन बयाना के पद पे कार्यरत था जयपुर डिस्कॉम में जी। और अभी मेरा प्रमोशन हुआ है और मेरा जो नया पदस्थापन है वो एक्शन ओएनएम डीग में किया है। अभी वर्तमान में चूँकि ये सीट खाली है तो मैं यहाँ एएन का चार्ज भी देख रहा हूँ। मैं मूलतः लखनपुर गांव है भगोरा लखनपुर वैर तहसील में आता है जी, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और शुरुआती जो प्राथमिक शिक्षा है वो मेरी 6वीं तक लखनपुर गांव में ही हुई है। इसके बाद वैर में 12वीं तक पढ़ा हूँ मैं और 12वीं के बाद में जो इंजीनियरिंग की तैयारी है वो कोटा में जाके की। और इसके बाद मेरा जो मैं कहूँ कि इंजीनियरिंग की जो एग्ज़ाम हुआ करती थी उस टाइम पे, उसमें पूरे राजस्थान में 70वीं रैंक प्राप्त हुई थी, जिसके तहत मुझे MNIT जो कॉलेज है राजस्थान का, उसमें मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इस ब्रांच में मुझे दाखिला मिला जी। और वहाँ से 4 साल सफलतापूर्वक 2006 में मैंने पास आउट की ऑनर्स के साथ में। और उसके बाद 2 साल मैंने प्राइवेट कंपनी में जॉब की। वहाँ से प्लेसमेंट 3 कंपनी में हुआ मेरा, जिसमें मैंने एक कंपनी हिमाचल प्रदेश में ज्वाइन किया था। वहाँ पर 2 साल ज्वाइन करने के बाद रह के नौकरी करने के बाद यहाँ पर अपने इलेक्ट्रिकल विभाग में एएन की जगह निकली थी 2008 में जी। तो उसमें जयपुर डिस्कॉम में टोटल 14 लोगों को सेलेक्ट किया था। उनमें से मैंने टॉप किया था और मेरा सिलेक्शन जयपुर डिस्कॉम में एएन के पद पे हुआ जी। उसके बाद पोस्टिंग भरतपुर में ली, फिर धौलपुर पोस्टिंग रही मेरी 5 साल। उसके बाद मैं पुणे भरतपुर आया और कुछ समय के लिए माधोपुर भी काम किया मैंने और अभी बयाना में 4 साल से जी कार्य किया है। जी, एक लोगों का सवाल था कि विवेक शर्मा जी इस विद्युत विभाग में जो एक्शन है, तो आपका जो संघर्ष बताते हैं, जो बचपन में आप एक दीपक के उजाले से आप अध्ययन करते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे, तो लाइट चली जाती थी बीच में, तो इसमें क्या राज है सर, बताइए। नहीं, ये और आपको ऐसा पता भी नहीं था कि शायद मैं इसी विभाग में एक बहुत अच्छे पद पर बैठूंगा। नहीं, ये मैं आपको बताऊं, शायद 92-93 की बात है जी। उस टाइम हम पढ़ा करते थे 4वीं 5वीं में कुछ जी। उस टाइम की बात है। तो हमारे गांव में बिजली एक अपने सेठ हैं, वहाँ एक SIP कनेक्शन था, उसके लिए एक ट्रांसफार्मर लगा था जी। 80 के आसपास में। और उसी से क्योंकि लाइन जा रही थी पूरे गांव में होके, तो वहीं से उस टाइम कनेक्शन नहीं हुआ करते थे जितना मुझे ध्यान आ रहा है, तो वहीं से लाइट लोग यूज़ करते थे। एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ था गांव के बाहर, तो उससे, लेकिन अब क्योंकि कनेक्शन तो थे नहीं उस टाइम पे। जी जी, बिल्कुल। उस टाइम प्रायोरिटी बिजली पहुंचाना था गांव में, तो बिजली भी इस तरीके से थी, कोई व्यवस्था थी नहीं घर पे। तो दीपक जला के, और रात को तो जनरली यही होता था, रात को बिजली आती नहीं थी, तो दीपक जला के और वो सब चीज़ें जो है ग्रामीण स्तर पर पहले हुआ करती थी, इस तरीके से ही हमने पढ़ाई की 6वीं तक। उसके बाद में फिर वह आए तो उस तरीके से नहीं सर, जैसे आप 4वीं क्लास 5वीं क्लास में पढ़ते थे, तो आपने ऐसा सोचा कि मैं विद्युत विभाग में एक्शन बन पाऊंगा आगे चल के, क्या आगे मुझे पोस्ट मिलेंगी, क्या आगे कोई उस टाइम पे विचार आया करता था आपके, या आगे? नहीं, उस टाइम तो ऐसा नहीं था, लेकिन बाद में जब 12th किया तो उस टाइम मेरे बड़े भाई भी इंजीनियरिंग की थी उन्होंने, तो वहाँ से मुझे लगा कि इंजीनियरिंग करनी चाहिए। और बाद में जब मेरे गांव वालों को भी पता चला तो बिजली
का उनको रहता है। जब हमने डिग्री हाँ, कॉलेज में ही दाखिला लिया था तो कई बूढ़े बड़े कहा करते थे कि अच्छा है चलो लड़का इंजीनियर बन जाएगा और हमारे कनेक्शन भी जल्दी हो जाएंगे, जबकि अच्छा इंजीनियरिंग में जाने का मतलब ये नहीं होता है आदमी बिजली विभाग में जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम इस तरीके की चीज़ें नहीं थी, लेकिन क्योंकि परिवार में और मेरे बड़े भाई उन्होंने पढ़ाई में शुरू से ही काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, तो उसका फ़ायदा मुझे मिला। सर, एक माँ बापों का बहुत बड़ा योगदान रहता है सहयोग करने में, जो आपके माता पिता हैं उनका क्या सहयोग रहा आपके जीवन में? नहीं देखो, ग्रामीण स्तर में और उस टाइम तो स्थितियाँ बहुत अलग हुआ करती थी। मेरे पिताजी टीचर थे, अभी तो रिटायर हो गए हूँ जी। और गांव से, क्योंकि हम 5 भाई हैं, एक सिस्टर, तो सबको पढ़ाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और वो भी गांव कम में सैलरी में इतना इतना माहौल भी गांव में नहीं हुआ करता था। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने स्कूल भी जाना और उसके बाद बच्चों को भी पढ़ाना, शाम को बिठा के हमें ध्यान है कि बड़ा पूछते थे कि दिन में स्कूल गए नहीं गए, क्या कहीं उद्यम तो नहीं किया उन्होंने। ये बहुत स्ट्रिक्ट इन चीज़ों में पिताजी रहे शुरू से। और मैं भी, मेरे बड़े भाई या सिस्टर्स उन सब ने इसका विशेष ध्यान भी रखा और पिताजी और माताजी का बहुत डेडिकेशन था, तभी हम इतना पढ़ पाए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, उन्होंने जितना त्याग किया। हम आपके जो एक पारिवारिक परिचय भी पूछना चाहेंगे। अभी आपने बताया कि 5 बहन भाई हैं आप, तो पारिवारिक परिचय दीजिए एक बार पूरा। हाँ, हम 5 भाई हैं, मैं चौथे नंबर पर हूँ और एक सिस्टर है। तो हम 5 भाई ने शिक्षा प्राप्त की है, सिस्टर ने भी उस टाइम वेट से शिक्षा प्राप्त की थी जी। तो इनमें हैं 3 भाई तो हम गजेटेड ऑफिसर हैं, बाकी एक भाई तैयारी कर रहा है और एक भाई भी, वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज में है जी। तो ये रहा शुरू से ही कि पढ़ाई पे ध्यान दिया। और ये इसमें मैं फिर कहूँगा कि माता पिता और बुजुर्गों का बहुत सहयोग रहा कि हम सही लाइन पे चले और कहीं ना कहीं सफलता भी मिली। जी। कभी ऐसा रहा हो कि बचपन में आप जानकारी मिली है कि आप बहुत शरारती थे और बचपन में पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई में भी एक अच्छे होशियार माने जाते थे आप, तो आपको जो बचपन में खेल कूद में किस में आपका अच्छा फोकस था? जैसे यार दोस्तों में अपन जाते हैं खेलने के लिए। ये मैं आपको बताऊं कि खेल कूद में तो मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा है जी। और गांव में तो पहले कुश्ती भी हुआ करती थी, तो मैं कुश्ती भी जब बच्चे थे तो हम सब ये सब चीज़ें गांव में होती थी। और भी ग्रामीण जो खेल कूद हैं, दौड़ना या कबड्डी होना, ये सब है, इतना नहीं खेल पाए, लेकिन फिर भी हाँ गांव में रहे तो इनसे सबसे अटैच रहे। और इसके अलावा खेल कूद का तो ये अभी भी मेरा ऐसा इंटरेस्ट है और मैं अभी भी जुड़ा हुआ हूँ ग्रामीण स्तर से कि जब भी कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता है और मैं हमेशा उसमें शामिल होता हूँ जी। तो ये मैं सबको कहता भी हूँ जो मेरे छोटे भाई हैं गांव में या क्षेत्र में, कि वो पढ़ाई तो पहली चीज़ है ही, लेकिन साथ में खेल कूद भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ नहीं, जरूरी है और आपका सहयोग भी रहता है उनके लिए। कहीं ना कहीं प्रयास करता हूँ कि किसी खेल कूद पर। तो आपका कौन सा खेल सबसे बेस्ट था बचपन से लेके अब तक? बचपन में तो अपन देखें तो लंबी कूद और ये, हाँ ये चलती थी गांवों के हिसाब से। हाँ, कुश्ती वगैरह ये रहती थी जी जी बचपन में। तो उसके बाद तो फिर एक जैसे क्रिकेट गेम होता है तो उसमें बहुत खेले हम, क्रिकेट कॉलेज में भी, और उसके बाद भी जहाँ भी रहे हैं वहाँ हमेशा एक इंटरेस्ट रहा है। तो क्रिकेट एक फेवरेट गेम रहा है जी जी। तो जैसे आपकी पोस्टिंग के बाद में ही शादी हुई या बाद में? नहीं, मेरी पोस्टिंग तो पहले हो गई थी, शादी बाद में हुई है जी। और अभी लगभग 4 साल हो गए शादी को हुए जी। सर हम भी यहाँ पर सक्रिय रहे हैं और आपको भी हम देखते आ रहे हैं, क्योंकि आपके हर खबर को देखते हैं और एक सक्रिय माने जाते हैं, लोगों के आप लोकप्रिय भी माने जाते हैं। तो उसमें क्या राज रहा, बयाना क्षेत्र में आप रहे हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें मैं 2018 में यहाँ पे आया था जून में, और क्योंकि जो ओएनएम हमारी विंग होती है उसमें पहली पोस्टिंग मेरी ये थी, तो मुझे ध्यान है गर्मियों का समय था और इतने कंज्यूमर्स यहाँ आते थे जी कि बस फ़ोन सुनते रहो बिजली के और समस्याओं के जी। यहाँ भी दिन भर ये मेरा स्टाफ भी जानता है, मैं रात को 9 बजे तक बैठ के, एक आम वर्किंग थी मेरी, 9 बजे तक बैठना, क्योंकि दिन में कंज्यूमर्स बहुत होते थे। उसके बाद ऑफिस के भी काम, क्योंकि बड़ा क्षेत्र है और बहुत ज़्यादा कंज्यूमर यहाँ हैं जी, तो उसको देखते हुए बड़ा चैलेंजिंग था। लेकिन जब उपभोक्ता इतने आते थे बार बार, वो देखता था कागज़ 8 साल 10 साल पुराना कागज़ है वो लेके घूम रहा है, तो बड़ा
लगता था कि जैसे बचपन में हमने भी देखा बिना बिजली कितनी समस्याएं रहती हैं, तो उसको देखते हुए ये मेरा पहला काम मैंने जो किया, वो जो भी जिसकी प्रॉब्लम्स थी बिजली संबंधित उनको सॉर्ट आउट किया। और इसमें मैनेजमेंट का भी बड़ा सहयोग रहा। मैंने जो भी सामान या चीज़ें मांगी कनेक्शन करने के लिए, वो समय पर मुझे मिली कहीं ना कहीं। और यही शायद इसी का परिणाम है कि लगभग 1,500 हमने कृषि कनेक्शन और 7-8 हज़ार घरेलू कनेक्शन 3 साल में किए हैं, जो बहुत बड़ी बात है जी। तो मैंने ना केवल यहाँ पर पुरानी फाइलें थी उनका निस्तारण किया, बल्कि उसके बाद में जैसे कनेक्शन लोगों के हो गए पुराने, नए मैंने कैंप्स भी आयोजित किए, स्पेशली बयाना जी, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं। और उसका फ़ायदा ये हुआ, लगभग 2-3 हज़ार कनेक्शन हमने गाँव में जाके उनके द्वार पे जाके वो कनेक्शन, बहुत बड़ी बात होती है सर। तो एक लोगों का ये भी कहना है कि सर जैसे एक विवेक शर्मा जी का एक सिद्धांत है कि कोई भी गरीब व्यक्ति आता था तो उनका फ़ोन भी आता था तो तुरंत फ़ोन अटेंड करते थे, उनकी समस्या को आप तुरंत प्रभाव से सुनते थे, और ऑफिस में आपका दरवाज़ा 24 घंटा खुला रहता है उनके लिए। तो कभी आपने भेदभाव नहीं किया? कहीं ये कारण हो सकता है कि आप ग्रामीण क्षेत्र से निकले हुए, क्योंकि आपने सारी मुसीबतें देखी हैं, तो आपने कभी बड़े आदमी को लेके या छोटे आदमी को लेके कभी ऐसा भेदभाव नहीं किया, सबको सामान लेके चले, ये मानना है? इस पर आप क्या विचार देना चाहिए? इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कोई दोहरा नहीं है। कोई गरीब आदमी इतनी दूर से, एक तो मेरा बहुत बड़ा क्षेत्र है जी, एक आदमी 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर से आए और यहाँ पे उसकी सुनवाई ना हो या उसको ठीक है दिला दें, तो ये बहुत, मैं इसको सही नहीं समझता। कोई भी आया, विशेष तौर से कोई गरीब या कोई विधवा लेडीज है या कोई लेडीज है या कोई गरीब आदमी आ रहा है, तो वो मैंने प्रायोरिटी को लेके उनके काम किए और ये कोशिश की, चाहे किसी को फ़ोन करके उसको बोलना है या कि उसको समस्या ना आए जी। ये मैंने बहुत प्रयास किया। और कहीं ना कहीं ये यहाँ लोग समझते भी कि लगभग यहाँ 3 AN ऑफिस जहाँ हो सकते थे, वहाँ अकेला भार इस ऑफिस पे था। उसके बावजूद ये प्रयास किया कि ज़्यादा समय लेके और चीज़ों को समय पे कनेक्शन दिए जाए लोगों को, और भी जो समस्याएं बिल की हैं या कई समस्याएं कंज्यूमर्स को रहती हैं, उनको समय पे सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया। और इसमें मैं यहाँ जनप्रतिनिधियों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने भी मेरा साथ दिया। हाँ, साथ दिया। और जहाँ लगभग 12 से 15 करोड़ की बिजली हर साल हम बचा पा रहे हैं, उनका भी सहयोग है। लोगों ने काम भी किए हैं समय पे, और इसी का नतीजा है कि कहीं ना कहीं हम जहाँ भी कहीं बिजली चोरी या अन्य जो शिकायतें होती हैं वहाँ कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन लोगों का सहयोग इसलिए कि उनके काम भी हम समय पे कर रहे हैं और प्रायोरिटी में उनके काम करने का प्रयास करते हैं जी। लोगों का ये भी मानना है कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आप कहीं से भी ले लीजिए, तो वहाँ के लोकल के जो GSS होते हैं, तो उनके लिए जैसे लाइट में प्रॉब्लम आती थी तो डायरेक्ट वो आपके लिए फ़ोन कर देते हैं, वहाँ नहीं करते। तो कहीं ना कहीं सिद्धांत तो आपका एक ऐसा भी रहा है कि आम आदमी का फ़ोन उठाने का आनंद रहा है, क्योंकि आपकी वहाँ पर कोई भी उन लोगों की नहीं सुनता तो डायरेक्टली आपके लिए फ़ोन मिलाते हैं, सर ये प्रॉब्लम है और इसको सोल्व कीजिए आप, जो लाइट के संबंधित बात होती है। ये बिल्कुल सही है। और इतने फ़ोन आते हैं कई बार, मैं भी नहीं, आपको ऐसा लगता नहीं है कि ये वहाँ स्थानीय जो है GSS है वहीं ये सूचित करेंगे, डायरेक्टली मुझे करते हैं? हाँ, अक्सर देखा जाता है कि इसमें मैं कहना चाहूँगा, जैसे यहाँ हमारे यहाँ 16 बिजली घर है जहाँ से बिजली दी जा रही है जी। लगभग 10 GSS पे तो हमारे यहाँ व्यवस्था थी पहले से टेलीफोन की। कुछ GSS ऐसे थे जहाँ पे या तो टेलीफोन था नहीं, या फिर वहाँ जो BSNL की सिम विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है वो सिग्नल्स की प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो 4-5 GSS पे तो हमने, मेरे स्टाफ या मैंने अपने सहयोग से और वो मोबाइल उपलब्ध कराया, और वो पेपर्स में भी नंबर्स हमने दिए, जिससे उपभोक्ता, एक तो कई बार जैसे किसान रात को 10-11 बजे लाइट चली जाती है और उस वक्त हो सकता है हम भी नींद में हो, नहीं हो पाए, बिल्कुल। तो उसकी सुनी जाए। क्योंकि एक किसान यदि रात को खड़े होकर वहाँ पे सर्दी में अपना काम कर रहा है और बिजली चली जाती है, तो उसको जवाब मिले कि लाइट आएगी नहीं आई, कब तक आ सकती है। तो ये हमने प्रयास किया और एक तरह से उनको सतर्क और निर्देश भी दिए कि वो फ़ोन उठाएं। कई बार ये समस्या रहती है एक साथ में बहुत फ़ोन आते हैं तो वो नहीं हो पाती सबसे बात है, लेकिन हाँ ये मोबाइल भी उपलब्ध कराए और ये कोशिश की कि उनकी सुनवाई हो। कई बार हम भी नहीं उठा पाते, ऐसा होता है, फ़ोन तो बहुत फ़ोन आते हैं, तो लेकिन प्रयास यही रहा कि कंज्यूमर्स की बात को सुनी जाए और समय पर उनका निस्तारण हो। सर हम आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे सर, जो आपका एक जीवन का आपने बताया है शुरू से और एंड तक, तो इसमें कहीं सर ऐसा मोड़ आया, आपने बहुत परिश्रम किया हो, संघर्ष किया हो, वो कौन सा समय था सर आपका? ये मैं आपको बताऊँ, ये लोगों का, एक स्टूडेंटों का सवाल है सर। एक मैं गाँव से जुड़ी हुई बात बताता हूँ, जो एक हमें मतलब दिक्कत भी हुई जी। जैसे हमने जो इंजीनियरिंग का टेस्ट दिया
उसमें अच्छी रैंक से हमें MNIT जयपुर में दाखिला मिला। और वहाँ पे क्योंकि अदर स्टेट्स के स्टूडेंट हुआ करते थे और विदेश के भी स्टूडेंट्स थे, तो वहाँ पे विशेष तौर से इंग्लिश की जब क्लासें हुआ करती थी तो हम क्योंकि हम तो ग्रामीण स्तर थे, लेकिन विशेष तौर से अपने भरतपुर क्षेत्र के लड़के बड़े मतलब डरते थे कि पता नहीं मैडम क्या इंग्लिश में पूछ लेगी और हम जवाब नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ये हेजिटेशन रहती थी। और इंग्लिश में तो विशेष तौर से हम थोड़ा ग्रामीण स्तर से थे उस टाइम, इंग्लिश की इतनी क्लासें 6वीं तक तो कभी होती नहीं थी, तो वो एक समस्या रही कि हम एक ग्रामीण स्तर से थे और वहाँ हम काफ़ी लैग पीछे भी रहे एक तरह से। बाद में धीरे धीरे हमने कवर किया उसको लोगों के साथ। जैसे सर आर्थिक स्थिति से कभी परेशान रहे हों जैसे जीवन में? पहले समस्याएं थी, आप देखेंगे 2000 से पहले तो इतना स्थितियां अपने लगभग सबके साथ प्रॉब्लम्स रहती हैं। होती हैं, हर सबके साथ होती हैं। लेकिन हमने कभी ये इंजीनियरिंग में भी जब हमने की तो बड़े कभी हमने, मैं आपको बताऊं विशेष तौर से, ना इस तरीके की चीज़ें कि जिसमें खर्चा ज़्यादा हो, ध्यान हमारा इस पे था कि बुक्स समय पर अवेलेबल हों और जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं या जो नौकरी के लिए एग्ज़ाम निकल रहे हैं उस पर विशेष ध्यान दिया। बाकी वैसी जो चीज़ें थी, मोबाइल ख़रीदना, बाइक ख़रीदना या और भी चीज़ें होती हैं, इस तरह के खर्चे पर हमने विशेष ध्यान दिया कि वो ना करें। और जो टारगेट एक था कि हम सही तरीके से समय पर पढ़ाई करके कॉलेज से निकले और अपन को कोई नौकरी मिले, तो वो ईश्वर का और बुजुर्गों का बड़ा आशीर्वाद था। इस तरह की ज़्यादा समस्या नहीं हुई। बाकी मेहनत तो हमें काफ़ी करनी पड़ी तभी जाके ये सिलेक्शन हो पाया, क्योंकि सीट तो 14 थी और एग्ज़ाम देने वाले हज़ारों में थे। बिल्कुल। तो ठीक है, ईश्वर ने साथ दिया, सबका आशीर्वाद रहा। जी सर, उन युवाओं के लिए और उन स्टूडेंटों के लिए आप क्या मोटिवेट करना चाहेंगे जो अध्ययन कर रहे हैं और वो चाहते हैं, क्योंकि उनका एक सवाल होता है कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बने, तो एक लोगों का सवाल है, आप एक टीचर, आपके पिताजी एक टीचर थे और आप 5 बहन भाई थे, तो उनमें से आप एक बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं विद्युत विभाग में, एक्सीएन, तो उन युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हर कोई इंसान पैसे वाला या फेवरेबल कंडीशन हर किसी के साथ नहीं रहती हैं। जी, बहुत ऐसे हैं जिनके साथ स्थितियाँ बहुत मुश्किल भरी रहती हैं, लेकिन उस मुश्किल घड़ी में भी अपना धैर्य रख के और आगे बढ़ते हैं। ऐसे बहुत उदाहरण आपको मिल जाएंगे। ग्रामीण स्तर से भी, मैं तो क्या, मेरे से भी बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं। जी। तो इसमें मैं जो मुख्य रूप से मैं कहूँगा कि वो अपना डेडिकेशन रखें पढ़ाई पे। गांव में कई बार ऐसा होता है, कई चीज़ें आसपास सही नहीं रहती हैं, तो डिस्टर्बेंस और ये सब चीज़ें हैं, लेकिन डेडिकेशन यदि है और एकाग्रता यदि है कि हाँ मुझे ये मुकाम है, ये इस तरीके से करना है, तो असंभव नहीं है। कई बार ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपने 10th 12th में मेरिट में आओगे तो ही आपकी नौकरी लग पाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी एक एवरेज स्टूडेंट भी यदि लगातार मेहनत करे तो वो कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है। हाँ, कामयाबी मिल जाती है। कामयाबी बिल्कुल मिलती है। और ऐसे बहुत उदाहरण हैं कि जिन्होंने 10th 12th या एक छोटे जो स्तर पे बहुत कम एवरेज स्टूडेंट रहे और बाद में वो डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, IAS बने, IPS बने, ऐसे बहुत उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तो मेरी यही सलाह रहेगी जो अभी तैयारी कर रहे हैं, स्कूल में अध्ययनरत हैं, कि वो एक कंसिस्टेंसी रखें और एक बना लें कि 6 घंटे जैसे मुझे प्रतिदिन तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है, वो इसको बनाए रखें और सफलता निश्चित तौर से उनको मिलेगी। जी। और सर, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है अक्सर सर कि लोग बड़ी तैयारी करते हैं, जब लोग ताने भी मारते हैं कि देखो ये इतनी बड़ी तैयारी कर रहा है, कैसे करेगा, मजाक भी करते हैं। कभी सर आपके साथ ऐसा हुआ कि ये आपस में लोग यार दोस्त भी कर लेते हैं मजाक और भी लोग ताने मार देते हैं अपने? नहीं, ऐसा मैं तो क्योंकि गांव में 6वीं तक पढ़ा, 7वीं से तो मैं बाहर आ गया था, तो इतना उस टाइम छोटे हुआ करते थे, ज़्यादा इतना मुझे ध्यान है नहीं। लेकिन कई जगह इस तरीके की चीज़ें होती हैं ग्रामीण स्तर पर, कोई जैसे डेडिकेशन है, कोई पढ़ रहा है, कई लोग जैसे इंग्लिश मीडियम में एडमिशन करा जाते हैं, लोग गाँव में आके वैसे तो उनको ऐसा लगता है कि यार ये कैसे आगे हम बिहेव कर रहा है। बिल्कुल। ये चीज़ें रहती है, लेकिन अब तो धीरे धीरे TV या प्रिंट मीडिया और इन सबसे आप देखेंगे मोबाइल्स पे लोगों को चीज़ें अवेलेबल है और धीरे धीरे पढ़ाई क्षेत्र में आप देखेंगे तो अब काफ़ी लोग इंटरेस्ट और इस पर एकाग्रता से पढ़ाई करने लगे। जी। अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन युवाओं के लिए जो तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं और उनका लक्ष्य है
कुछ आगे बढ़ने का? ये मैं उनको बताना चाहूँगा कि एक तो कुछ भी असंभव नहीं होता। यदि कोई ये सोचता है कि मैं तो 5वीं में इतना इस नंबर हाँ, पर रहा हूँ और 8वीं में तो स्टूडेंट 100 हैं और मैं तो बिल्कुल मेरा क्या होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रेजेंट की पढ़ाई मेहनत करें, काम आती है। वो मेहनत करें और एकाग्रता के साथ में एक समय निश्चित कर लें कि लगभग 6 घंटे मुझे जैसे स्टडी करनी है डेली, तो उस पर वो कायम रहें और उसको ध्यान में रखें। तो अपने आप जो भी आपका सिलेबस होगा, कोई कोर्स होगा, वो समय में पूरा होगा, रिवीजन भी होगा और उसमें सफलता मिलेगी। तो मेरा ये मानना है असंभव कुछ नहीं होता। हम भी ग्रामीण इस तरह से निकले हैं, तो पढ़ाई की और आगे जाके भी ये ध्यान रखा कि फालतू चीज़ों में ध्यान ना जाए, ना भटके जी। और मेन जो पढ़ाई है वो अपना एक टारगेट होना चाहिए कि ये मेरा टारगेट है, ये मुझे करना है, तो वो निश्चित तौर से उनको अचीवमेंट प्राप्त होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए कीमती समय दिया। धन्यवाद। साथियों, ये थे हमारे साथ विवेक शर्मा जी, एक्सियन जी, जो एक फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। इनकी कहानी आपने सुना और इस संदेश को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी युवाओं को और भी जो स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंटों को इस चीज़ की प्रेरणा मिल सके कि मेहनत हमेशा आपके साथ रहती है, पैसा कोई मायना नहीं रखती। सम्राट ट्यू नेटवर्क की खास रिपोर्ट।